मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई स्थिति है। ये स्थिति एक तरह से हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तन आया, जिसमें दो खेमे में पूरा विश्व बंटने लगा। एक खेमा था साम्यवादी और एक खेमा था पूंजीवादी। साम्यवादी खेमे का जो प्रतिनिधित्व था वो सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी खेमे का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था। तो उस स्थिति में जो नए एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे, उन लोगों के माध्यम से इन दोनों ही गुटों या खेमों से अलग रहने की एक नीति अपनाई गई, जिससे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके। और इसी के आधार पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है। एक तरह से ये शक्ति संतुलन करने की जो स्थिति दोनों बड़ी महाशक्तियों ने बना रखी थी, जिसके कारण विश्व की शांति भंग हो गई थी, उसको खत्म करने के लिए बनाया हुआ विचार था। एक सकारात्मक आंदोलन के रूप में ये उभर करके सामने आया और इन जो तृतीय विश्व के राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका के, उन्होंने इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता है क्या, इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे एक से शब्दों को इसके अर्थ के रूप में सामान्य तौर पर कह दिया जाता है, लेकिन अगर देखें हम तो ये बहुत अलग तरह का अर्थ देता है। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने इसे कुछ अवधारणाओं से अलग स्पष्ट किया है। यानी उनका मानना था कि ये जो अवधारणा है गुट निरपेक्षता की, ये अवधारणा कम से कम ये 6 अवधारणाओं का अर्थ नहीं देती। तो ये 6 अवधारणाएं जो सामान्य तौर पर भ्रमित करती थी गुट निरपेक्षता के रूप में, उनको उन्होंने स्पष्ट किया है। इसमें पहला आता है अलगाववाद। अलगाववाद का अर्थ उन्होंने दिया कि विश्व राजनीति से जहाँ तक संभव हो अधिकांश मामलों में अलग रहना, लेकिन उनका कहना था कि गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं है। दूसरा है अप्रतिबद्धता। इसका अर्थ है कि किन्हीं दो शक्तियों के समान संबंध रखना और किसी एक का साथ नहीं देना। तो किसी एक के साथ जुड़ जाना और एक से अलग हो जाना। तीसरा जो उन्होंने कहा शब्द वो है तटस्थता। तटस्थता क्या है? तटस्थता वो स्थिति है जब कोई देश युद्ध के दौरान दो में से किसी भी पक्ष का साथ नहीं देता। गुट निरपेक्षता ऐसा भी नहीं करती। चौथी बात जो इन्होंने कही वो है तटस्थीकरण। तटस्थीकरण क्या है? तटस्थीकरण का अर्थ है ये तटस्थता से तो भिन्न है और किसी एक देश को हमेशा के लिए तटस्थ बना देना, वो तटस्थीकरण है। तटस्थ राष्ट्र जहाँ अपनी इच्छा से अपनी तटस्थता छोड़ सकता है, वहीं पर जिसे तटस्थी कर दिया गया है, यानी जिस राष्ट्र का तटस्थीकरण कर दिया गया है, उस देश को इस नीति को छोड़ने का अधिकार नहीं है। तटस्थीकृत देशों के उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया को। अगली बात जो इन्होंने कही कि गुट निरपेक्षता एक पक्षवाद भी नहीं है। एक पक्षवाद का अर्थ है किसी देश द्वारा किसी सिद्धांत अथवा आदर्श को सही मानकर अपनाना और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करना कि दूसरे राष्ट्र उस बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो इसके बाद में छठी जो बात इन्होंने कही वो है असंलग्नता। असंलग्नता का जो अर्थ है वो विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष से अलग रहने के प्रयास को कहा गया। तो इस तरह से ये 6 बातें उन्होंने कही कि कम से कम इनको हम उस तरह से परिभाषित नहीं कर सकते कि हम गुट निरपेक्षता कहें। श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुटों से अलग रहने की नीति को गुट निरपेक्षता कहा है। तो वहीं महेंद्र कुमार ने इसे शीत युद्ध से अलग रहने की नीति के रूप में परिभाषित किया है।
अगर हम देखें तो इसका जन्म 3 प्रमुख नेताओं की विचारधाराओं के आधार पर हुआ। ये 3 प्रमुख विश्व के जो नेता थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष टीटो, इन तीनों ने मिलकर के, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की स्थितियां बहुत अलग थीं, परिवर्तित थीं, तो उस स्थिति में अपनी आवाज़ को बनाए रखने के लिए और तृतीय विश्व को एक आवाज़ देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुटनिरपेक्षता के आधार क्या हैं और उसकी सदस्यता की शर्तें क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इसकी जो सदस्यता है उसके लिए सबसे पहली बात जो मानी गई वो ये है कि ये जो देश है वो स्वतंत्र नीति पर चलता हो और उस स्वतंत्र नीति के आधार पर वो किसी भी गुट में शामिल ना हो और उपनिवेशवाद की नीति का विरोध वो करता हो। उपनिवेशवाद क्योंकि वो भोग चुका है, उससे पहले वो या तो किसी यूरोपियन देश का उपनिवेशिक राष्ट्र रहा है और उस कारण उसने आर्थिक रूप से भी और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अपने देश का बहुत विदोहन उसका हो चुका है, इसलिए उपनिवेशवाद की नीतियों का वो विरोध करता हो, ऐसा भी राष्ट्र इसका सदस्य बनेगा। तीसरी बात कही गई, किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद दोनों खेमों ने, साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों ने सैनिक शक्तियां बढ़ाने के लिए सैनिक गुटों का निर्माण किया था। तो जो सदस्य बनना चाहता है वो इसका गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए, उससे अलग उसको होना चाहिए। अगला है, ऐसे जो सदस्य बनने का इच्छुक है उस देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो। अगली बात आती है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी हो। तो इस तरह से ये कुछ गुटनिरपेक्षता के आधार भी हैं जिनके आधार पर गुटनिरपेक्षता को स्थापित किया गया और इसके सदस्यता की शर्तें भी इस तरह से रखी गई। अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या है, गुटनिरपेक्षता को क्यों रखा गया सामने इस नीति को और गुटनिरपेक्ष आंदोलन किन उद्देश्यों को लेकर के चल रहा है। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसमें ये है कि सदस्य राष्ट्र स्वयं को विश्व गुटबाजी से दूर रख सके, यानी जो भी सदस्य बन रहा है इसका वो गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के बाद में निश्चित रूप से अपने आप को विश्व राजनीति में स्वतंत्र नीति अपनाकर कार्य कर सकता है, क्योंकि वो दोनों ही खेमों में शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भी उचित है, न्यायपूर्ण है, वो उसी नीति के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा उद्देश्य है इसका, सभी सदस्य देश नीति निर्माण में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकें, क्योंकि वो किसी गुट में शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो खेमा साम्यवादी था, चाहे वो खेमा पूंजीवादी अमेरिकन था। तो उसी स्थिति में जो भी सही है विश्व हित में, विश्व जनमत के हित में, उस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक वो सदस्य राष्ट्र निर्णय ले सके, अपनी नीति पर चल सके, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया। तीसरी बात आती है आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, यानी विश्व राजनीति में संघर्ष और शक्ति की राजनीति से अलग रह करके, क्योंकि तृतीय विश्व के राष्ट्रों को अपना विकास करना था, साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक राष्ट्रों की स्वतंत्रता के बाद उनका लक्ष्य यही था। तो इस पर अपना ध्यान वो केंद्रित कर सकते थे यदि वो स्वतंत्र नीति को अपनाते हैं। चौथी बात आती है विश्व शांति में सक्रिय योगदान कर सके। ऐसे राष्ट्र किसी गुट में अगर शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से वो विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते, संघर्ष में फंस जाते। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना उद्देश्य विश्व शांति में योगदान रखने का रखा, जिसके आधार पर विश्व में किसी भी युद्ध को रोका जा सके। अब आते हैं गुटनिरपेक्ष देशों के विशिष्ट लक्षणों पर। ये कौन से लक्षण हैं जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। पहला लक्षण है, ये सभी देश सभी प्रकार के प्रजातीय भेदभाव के खिलाफ है। किसी भी प्रकार का प्रजातीय भेदभाव इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी सामान्य तौर पर स्वतंत्रता से पूर्व नस्लीय भेदभाव, रंग भेद, इन सब से पीड़ित रहे हैं। तो इसलिए इन सब को ख़त्म करना इनका उद्देश्य था।
दूसरा जो विशिष्ट लक्षण है इनका या समानता इनमें सब में देखने को मिलती है वो है सभी राष्ट्र औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं। या तो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं या ऑस्ट्रिया के, पुर्तगाल के, डच, यानी किसी ना किसी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के अधीन रहे हैं। तो इनके सबकी सामान्य समस्याएं रही हैं और उससे निकलना, उनको समाप्त करके अपना विकास करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अपनी जनता को पूर्णतया मानवाधिकार दिलवाना, ये इनका लक्ष्य रहा है। तीसरी बात आती है, क्योंकि ये औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, इसलिए ये इसका सभी सामान्य तौर पर विरोध करते हैं और इसीलिए जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने तो इन्होंने उस मंच पर भी इस बात को उठाया। चौथी बात आती है, अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश कम विकसित हैं और इनका समाजवाद में विश्वास है। क्योंकि ये लंबे समय तक गुलाम रहे औपनिवेशिक शासन में, यहाँ से जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका विदोहन होता रहा और इस आधार पर ये विकसित स्वयं नहीं हो पाई, अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए अपने विकास के लिए ये समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। पांचवी बात आती है, सैनिक गठबंधनों का इन्होंने विरोध किया। जितने भी ये राष्ट्र हैं ये नहीं चाहते कि किसी भी सैनिक गठबंधन में फंस करके ये अपने विकास को कम करें। इनका विकास पहला लक्ष्य है। किसी भी सैनिक गठबंधन में फंस के किसी एक खेमे में या गुट में शामिल होना इनका लक्ष्य नहीं था। छठी बात आती है, इन सभी देशों का पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास था। पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास का अर्थ है कि ये सभी ये मानते थे कि हम एक दूसरे की संप्रभुता को बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखेंगे, किसी भी दूसरे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, कहीं भी विश्व में यदि शांति के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो उसका विरोध करेंगे, किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से पंचशील के सिद्धांतों में इनका विश्वास था और इसी के आधार पर इन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं इसके उदय के क्या कारण रहे, कौन से कारण थे जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू होता है। सबसे पहला कारण है एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि ये सभी राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए थे, इसलिए ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे और इसलिए गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से इन्होंने अपने आप को महाशक्तियों से अलग किया। दूसरा कारण है उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि उपनिवेशवाद को इन्होंने बहुत लंबे समय तक झेला, उसके कारण मात्र ये कच्चे माल की मंडी बन के रह गए और इनका खुद का विकास नहीं हुआ, जबकि प्राकृतिक संसाधनों से ये पूरी तरह से इनके यहाँ भरपूर था और बहुत ज़्यादा मात्रा में था, उसके बावजूद भी ये अपना विकास नहीं कर पाए। तो उसका भी विरोध जो था वो भी इनके उदय का कारण बना। अगला कारण है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। वैमनस्य और मतभेद लगातार एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष को जन्म दे रहे थे, तो उनसे अलग रहना भी एक नीति थी इनकी। ये चाहते थे कि अपना विकास करें और शीत युद्ध से अलग रह करके किसी भी पक्ष का समर्थन न करें। तो ये भी इनके उदय का, इनके गुटनिरपेक्ष नीति के जन्म का एक कारण रहा। सैनिक गुटों से अलग रहना, ये भी एक कारण है। सैनिक गुट क्योंकि लगातार बनाए जा रहे थे 1945 के पश्चात पूरे विश्व में, और ये जो गरीब राष्ट्र थे तृतीय विश्व के, इन राष्ट्रों को इसमें शामिल किया जा रहा था, करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सके महाशक्तियों के माध्यम से। तो जो तृतीय विश्व के राष्ट्र थे उन्होंने ये समझा कि उनकी समस्याएं इस प्रकार के सैनिक गुटों में शामिल होने से नहीं सुलझ सकती और इस तरह से उससे अलग रहने की नीति ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति को जन्म दिया। अगला आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि तात्कालिक समय में अधिकांश गुटनिरपेक्ष जो देश थे, यानी तृतीय विश्व के जो राष्ट्र थे, जब स्वतंत्र हुए तो वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे और उन्हें अपने विकास के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सहायता की आवश्यकता थी। ऐसे में अगर वो किसी खास गुट से जुड़ जाते, विश्व शक्ति से जुड़ जाते तो और तकनीकी सहायता लेते, तो उन्हें
परस्पर जो गुटिया संघर्ष था उसका हिस्सा बनना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस नीति से अलग रहने की अपनी नीति अपना ली। छठी बात आती है महाशक्तियों के प्रभुत्व और प्रभाव से मुक्त रहने की लालसा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि वैचारिक संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चल रहा था और उस संघर्ष में निश्चित रूप से यदि ये हिस्सा बनते तो किसी भी तरह से अपना विकास नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखने के लिए इन्होंने किसी बड़े राष्ट्र के साथ जुड़ना उचित नहीं समझा और उनके प्रभुत्व और प्रभाव से अपने आप को अलग रखने की कोशिश की। जैसा कि राष्ट्रपति सुकर्णो ने कहा, न तो हम छाया राष्ट्र हैं, न पाठ्य पुस्तकीय विचारक है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनका विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह में यदि हम अपने आप को खो देंगे तो किसी भी तरह से हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे और हम उनकी छाया में पनपने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा। हालांकि मार्क्सवादी सिद्धांत बहुत आकर्षक लगता था, साम्यवादी दृष्टिकोण जीवन पद्धति से लेकिन मेल नहीं खाता था। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को अलग रखने की लालसा रखी और गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ। सातवां कारण जो नज़र आता है वो है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की इच्छा। क्योंकि एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे विश्व राजनीति से, इसलिए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के परिणाम स्वरूप ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं रह कर के स्वतंत्र नीति को अपनाना चाहते थे और इस तरह से इन्होंने इस नीति को अपनाया और दोनों गुटों से अलग इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यदि कहीं भी विश्व में स्वतंत्रता के लिए, आत्मनिर्णय के लिए गलत नीतियां अपनाई जाती हैं तो ये उसका विरोध करते रहेंगे। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण संगठन 1945 में बना और इस संस्था के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्र विचारधारा मंच के माध्यम से प्रकट की और विश्व के सामने प्रस्तुत की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंच मिला तृतीय विश्व को, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गति प्रदान की। इसके साथ साथ जो तृतीय विश्व के नेता थे उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें प्रमुख नेता आते हैं जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अब्दुल गामेल नासिर, सुकर्णो, एनक्रूमा आदि। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बहुत गति प्रदान की। आज के लिए इतना ही और हम लोग कल के अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से संस्थागत तौर पर ये काम करता है, इस आंदोलन का विकास कैसे हुआ, क्या इसकी प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में, इन सबको हम कल पढ़ेंगे।